नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया जाएगा थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स में अगर हम देखें तो सीसैट भी कवर किया जाएगा। मेंस में अगर हम देखें तो हिंदी, ऐसे सारे पेपर्स आपके कवर किए जाएंगे इस कोर्स में। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, जो कि बाइलिंगुअल होंगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लास अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबुथु भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है। दूसरा दिया गया है आपको, क्या दिया गया है ध्यान से देखिए यहाँ पर क्लास। दूसरा पॉइंट है भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर बिंदुओं के मध्य लगभग 3 घंटे का अंतर है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है बोला गया है। एक बार हम यहाँ पर भी देख लेते हैं। किबुथु जो है वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में और ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का। There is a time difference of about 3 hours between the north western and north eastern point of India। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में किबुथु है और ये पूर्वोत्तर बिंदु है भारत का, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। और भारत के पश्चिमोत्तर एवं पूर्वोत्तर बिंदुओं के मध्य अगर हम समय का डिफरेंस देखें तो वो 3 घंटे का नहीं, वो 2 घंटे का होता है। तो इस वजह से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि जो दूसरे स्टेटमेंट में 3 घंटे की बात की गई है वो 2 घंटे की बात होती है। चलिए अब यहाँ पर हम एक बार मैप के थ्रू देख लेते हैं सारे पॉइंट्स को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्लास, किबुथु यहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश है। भारत में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। ठीक है, क्योंकि ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, ये आपको क्लियर है। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो गुवाहाट मोती है, जो कि कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो हमको कन्याकुमारी में मिलेगा। और अगर हम अंडमान निकोबार को भी इंक्लूड करते हुए चलेंगे, ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। अगर हम अंडमान निकोबार को भी लेते हुए चल रहे हैं तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार में जो है वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, फिर इधर देखिए नदन की अगर हम बात करेंगे तो इंदिरा कोल है, जो कि सियाचिन लद्दाख में है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अब देखिए क्लास, हम बार बार अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। अरुणाचल प्रदेश में अगर हम नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी आपकी यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कैलाश रेंज से हिमालय के निकलती है, तिब्बत से बहती हुई असम और अरुणाचल प्रदेश में होती हुई बांग्लादेश से फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी की जब हम बात करेंगे तो दिहांग, दिबांग, ये सब लोहित आपको सब याद रखनी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज परीक्षा में पूछी जा सकती है। लोहित है, दिबांग है, देहिंग है, ठीक है, फिर दिसांग है, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी है, याद रखिएगा। और यहाँ पर कामेंग भी इसकी ट्रिब्यूटरी, याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड प्रश्न। अब हम लोग यहाँ पर एक काम और करते हैं, कुछ नेशनल पार्क्स देख लेते हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अच्छा क्लास, एक चीज और, पॉलिटी का क्वेश्चन हो जाएगा ये, लेकिन मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि मैंने जब आपको स्टेट के फॉर्मेशन के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश का फॉर्मेशन, स्टेटहुड इसको कब मिला है, 1987 में। ठीक है, याद रखिएगा। किन किन स्टेट्स के साथ, मग के साथ। मग में क्या है, मिजोरम है,
अरुणाचल प्रदेश है और गोवा को स्टेटहुड कब मिला? 1987। पॉलिटी का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, तो मैंने सोचा आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है, यहां पर अब हम नेशनल पार्क को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा गया है। दिबांग आपको याद रहेगा, दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी भी है, तो दिबांग याद रखिएगा। मोलिंग याद रखिएगा, ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया है कई बार। इसी तरीके से नाम दाफा पूछा गया है आपसे, ये कहा है अरुणाचल प्रदेश में। हम अरुणाचल प्रदेश में जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको डिस्कस करें अभी बस। तो यहां पर मोलिंग याद रखिएगा, दिबांग याद रखिएगा, नाम दाफा याद रखेंगे, कामलंग टाइगर रिजर्व याद रखिएगा, और यहां पे पकुई या फिर पक्के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। मोलिंग, ठीक है, पक्के, दिबांग, फिर कामलांग और नामदाफा। इतने पॉइंट्स आपको अपने परीक्षा की दृष्टि से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करा दिया। अब चलिए अगले प्रश्न को हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा क्लास। दूसरा प्रश्न क्या है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन किसकी है? तो बताइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात की? ये आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन हम देखेंगे तो वो गुजरात की है। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन अगले प्रश्न को देखने के पहले हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। एक बार भारत का मैप देखते हैं। यहां पर देखिए, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कोरोमंडल किधर है, तो यहां पर आपको कोरोमंडल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये कोरोमंडल है। इधर आपको तमिलनाडु वाला रेंज दिख रहा है, इधर नदन सरकार है, ठीक है, इधर कोनकण है, फिर मालाबार, कन्नड़, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है अरेंज करने को, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से पूछा जाएगा, तो आप अरेंज कर लीजिएगा इसको, ये पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमिलित करना है। तो इसमें इंग्लिश हिंदी में कोई भी दिक्कत नहीं है, सब सेम है। यहाँ पे पास दिया गया है नाथुला, लेपुलेक, बोमिडिला और रोहतांग। तो मैंने आपको कितनी बार बताया है, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो रोहतांग भरा शिप, ठीक है, रोहतांग से भरा शिप, ऐसे करके आप याद रखेंगे, मतलब ऐसे इमेजिन करके, तो याद रहेगा। मैंने क्या बोला? रोहतांग भरा शिप, एक शिप है जिसमें कि रोहतांग भरा शिप है। तो यहां पर रोहतांग कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा, ठीक है। देखो, रोहतांग, बारालाचा और शिपकिला, ये सब हिमाचल प्रदेश हो गया। तो डी का सेकंड तो एक ही जगह दिया गया है, मेरा काम आसान हो गया है, लेकिन हम और देखेंगे। नाथुला दिया गया है, लिपुलेक दिया गया है, तो लिप नीतिमान ये कहां है? उत्तराखंड में है। तो बी का आपका थर्ड हो जाएगा, बी का थर्ड। तो यहां पर तो आपका सही उत्तर क्या है? बी सही उत्तर है, हमको पता चल गया। तो यहां पर मैं मैच कर देती हूं। देखिए, लिपु लेक की बात करेंगे, उत्तराखंड, रोहतांग भरा शिप, ये तीनों एक साथ बोलेंगे तो तीनों पास आपको याद हो जाएंगे। जब भी हिमाचल प्रदेश की बात करिए, कहिए रोहतांग भरा शिप, लिप नीतिमान, ये सब कहां पर है? ये सब उत्तराखंड में है। रोहतांग भरा शिप कहां पर है? ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। नाथू जी कहां पर है? सिक्किम में है। तो नाथू हो गया, और एक जिलेपला वो हो गया। तो ऐसे करके याद रखेंगे तो याद रहेगा। ए का फर्स्ट हो गया, और बोमडिला कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो बी आपका सही उत्तर है। ये कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो एकदम गलत मत करके आइएगा इन प्रश्नों को। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। हमें यहाँ पे बाउंड्रीज को मैच करना है। तो बताइए, डूरेंट रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में दिया गया है। मैकमोहन रेखा जो है वो चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच में दिया गया है। फिर रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में दिया गया है। तो यहां पर आपका कौन सा सही है? तो यहां पर तीनों सही है ना, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसा तो डिस्क्राइब करना नहीं है आपको। आप लोगों को पता है कि जब हम बात करते हैं ड्यूरेंट रेखा की, तो वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। मैकमोहन अगर हम देखेंगे तो यहां पर तो आपको चीन और अरुणाचल प्रदेश दिया है, चीन और भारत भी दिया जा सकता है। रेड क्लिफ लाइन की बात करेंगे तो ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है, ठीक है। पाक जल संधि की बात करेंगे तो श्रीलंका और भारत के मध्य है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न।
निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात कही गई है। ये आपका रिसेंट पेपर का आरओ का या किसी का है 2016 का, हाँ, जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा था। तो नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो आप तुरंत बता देते हैं 1982 में। अगर हम पूछेंगे किस पंचवर्षीय योजना के थ्रू नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1 2 3 4 5 6 छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत हमने नाबार्ड को फॉर्म किया था। ठीक है, फिर यहां पर देखिए बैंक लिंकेज प्रोग्राम ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात की गई है। ये आपका कब बना था, स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1993 के समय। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कई बार परीक्षा में पूछा है, तो ये आपका 1999 का समय है, हाँ 1999 या 1998 का समय है। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक, ये भी कई बार पूछा गया है, आरआरबी का गठन, तो ये 1975। चलिए अब हम इसको मैच कर देते हैं, तो सबसे पहले आपको 4 मिलेगा, 4 2 जगह दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को तुरंत एलिमिनेट करते हैं। फिर देखते हैं हमको क्या पता है कि इसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नाबार्ड हुआ है। ठीक है, तो 1 हो गया, फिर उसके बाद 2 हो गया, फिर 3 हो गया। सही उत्तर ए है। क्लास ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ए आपका सही उत्तर है। एक बार हम व्याख्या में देख लेते हैं इसको, देख लीजिए। जब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 1975, नाबार्ड 1982, जब हम बात कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह का बैंक लिंकेज कार्यक्रम तो 1992, और यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं तो वो 1998। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हम देखते हैं, छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्न के द्वारा परावर्तित किया जाता है। यहां पर आपसे बोला गया है वायरलेस कम्युनिकेशन की बात की गई है। इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, वायरलेस कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां वायरलेस कम्युनिकेशन में जो सिग्नल है, ठीक है, वो किस लेयर से रिफ्लेक्ट होता है, ये बोला गया है। तो बताइए ट्रोपोस्फियर से, स्ट्रेटोस्फियर से, आइनोस्फियर से, या फिर एक्सोस्फियर से। तो बताइए क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फियर, समताप मतलब स्ट्रेटोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, और बहिर्मंडल मंडल मतलब एक्सोस्फियर। तो कहां से सिग्नल्स आपके रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, अगर ये हमारी पृथ्वी है तो किस लेयर से, यहां पर अगर हम देखेंगे, ये अगर लेयर है सारी, बहुत गंदी ड्राइंग है ये, इसको मैं डिलीट कर देती हूं 1 मिनट, क्योंकि आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये मुझे समझ में आ गया है। 1 मिनट का समय दीजिए क्लास, ये ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सुंदर सा बनाऊंगी मैं। अगर ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की ये लेयर है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, फिर आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, तो कहां से ये सिग्नल्स रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, तो वो आपके आइनोस्फियर से होते हैं। तो सी आपका सही उत्तर है, आयन मंडल से। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लें। ये देखिए, ये सबसे पहले क्या है, हमारी पृथ्वी है, कितना सुंदर सा डायग्राम है ये, यहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा। रुकिए क्लास 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हटा दिया जाए ताकि अब आपको अच्छे से दिखेगा ना, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के इधर सबसे पहले जो लेयर होती है ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है, क्षोभ मंडल होती है, जहां पर जितने भी वेदरिंग सीजन से रिलेटेड जो भी फिनोमिना होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, रेनफॉल, ये सब ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है, फिर अगर हम देखेंगे इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर है, जिसको कि समताप मंडल हम कहते हैं। जो ओजोन लेयर है वो कहां पर आपके प्रेजेंट है, समताप मंडल में, जो कि यूवी किरणों को, पैरावैग्निक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ये चीज क्लियर है ना। हाँ चलो, ये भी पता है आपको। फिर इसके बाद हम देखेंगे मेसोस्फियर आता है, और मेसोस्फियर और जो थर्मोस्फियर है उसी के बीच में आपके इधर ही आइनोस्फियर प्रेजेंट होती है, और लास्ट लेयर जो है वो सबसे आखिरी वाली जो है वो एक्सोस्फियर होती है। ठीक है, तो यहां पर तो आपका आंसर जो था वो सी सही था। याद रखिएगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। अब क्लास हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब मैं इसको फिर यहीं ले आती हूं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक मिनट का समय दीजिएगा क्लास, थोड़ा सा इसको हम लोग यहां पे रखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, अब दिख रहा होगा।
जाम्बेजी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नदी दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है और करीबा बांध का निर्माण इस नदी पर किया गया है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर साउथ अमेरिका की बात की गई है, जाम्बेजी नदी की बात की गई है। तो जाम्बेजी नदी की जब हम बात करेंगे तो वो साउथ अमेरिका में नहीं फ्लो होती है, वो तो साउथ अफ्रीका में आपके फ्लो होती है, ठीक है, जाम्बेजी नदी। और इस पे करीबा बांध है, हाँ है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा, उत्तर आपका सही नहीं है बोला गया है, तो इस वजह से खाली केवल एक जो है वो आपका सही नहीं है। उत्तर क्या सही हो जाएगा, ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप यहां पर एक बार देख लीजिए, ए आपका सही उत्तर है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम मैप के फॉर्म में इसको देखेंगे तो हमें चीजें ज्यादा क्लियर होगी। यहां पर मैप देखिएगा एक बार, चलिए यहां पर देखिए जाम्बेजी नदी आपको दिख रही है। ये हमने साउथ अमेरिका का मैप लिया है। इधर आपको देखेंगे ये जाम्बेजी नदी है, इधर जिम्बाब्वे है, बोत्सवाना है, जाम्बिया है, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी इधर से फ्लो होती है और यहां पर आपको लेक करीबा दिखेगा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। इधर विक्टोरिया फॉल दिख रहा है आपको, ये कौन सी नदी है, जाम्बेजी नदी है। तो विक्टोरिया फॉल, करीबा लेक, ठीक है, कोबारा, कबोरा, बासा, ये जो है ये सब किस पर है, ये जाम्बेजी नदी पर है। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूं परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, तो ये याद रखिएगा। आपको याद रखना है विक्टोरिया फॉल के बारे में, लेक करीबा के बारे में और कबोरा बासा की लेक के बारे में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला हम देखते हैं। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। आठवां प्रश्न देखिए क्या है क्लास, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए बताइए, विच पेयर ऑफ द कॉम्पाउंड इज नॉट करेक्टली मैच्ड। रूस में टिन होता है, ब्राजील में लौ अयस्क, मैक्सिको में चांदी, पेरू में नाइट्रेट। तो बताइए सही उत्तर क्या होगा। तो ए बी सी डी में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आप पेरू और चिली में देखेंगे तो आपको नाइट्रेट मिलेगा, एकदम सही है, ठीक है। मैक्सिको में चांदी मिलती है, ठीक है, ब्राजील में आयरन ओर मिलते हैं, लेकिन रूस में टीन नहीं है। टीन सबसे ज्यादा कहां प्रोड्यूस होता है अगर हम देखेंगे तो चाइना में, ठीक है, चाइना में टीन हमें मिलता है सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में। भारत में अगर हम देखेंगे कि टीन हमें किस स्टेट में मिलता है तो छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर था। एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए टीन की प्राप्ति की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा टीन का जो आपका मिलता है हमें वो चाइना से, 22% चाइना से, उसके बाद इंडोनेशिया से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, ब्राजील से और बोलीविया से। याद रखिएगा, भारत में कहां मिलता है टीन थोड़े मात्रा में, तो वो छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न, अमेज़न नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करिए, या अपवाह क्षेत्र व जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। इसके मुहाने के निकट पाए जाने वाले विश्वत रेखीय वनों को हम सेलवास कहते हैं। तो हम सेलवास कहते हैं। तो बताइए, जब हम बात करें अमेज़न नदी की तो वो लार्जेस्ट है रिवर इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज एरिया एंड वाटर वॉल्यूम, बिल्कुल सही है, ठीक है। और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो इसके माउथ के पास हमें मिलते हैं वो उनको हम सेलवास कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो आपको दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है क्लास। ज्योग्राफी में ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे 2 लाइन वाले, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रश्न नहीं बनता है तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसको मैं मैप के थ्रू दिखाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए ये अमेज़न नदी है, अमेज़न नदी है, ठीक है, अमेज़न हो जा रहा है, अमेज़न नदी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और फिर यहां पर आपको याद रखना है इसी के अगल बगल जो फॉरेस्ट हमें मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, हम सेलवास नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर पूछेगा अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कौन सा है तो आप एंडीज पर्वत बताएंगे, ठीक है। और ये कहां जाकर मिल जाता है तो अटलांटिक महासागर में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 10वां प्रश्न, प्रसिद्ध औद्योगिकी क्षेत्र रूर बेसिन किस देश में स्थित है। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है।
रुhr बेसिन की जब हम बात करेंगे तो वो जर्मनी में है, नहीं रूस में है, सॉरी जर्मनी में है, हाँ ठीक है, रूस में है नहीं, ब्रिटेन में नहीं और चीन में नहीं। तो सही उत्तर क्या है? ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अगर हम भारत में बात करें तो भारत में रुhr किसे बोला जाता है? छोटा नागपुर प्लेटू में दामोदर नदी वाला जो रेंज है उसको हम भारत का रुhr कहते हैं। चलिए, कोयला उत्पादन ज्यादा होता है वहां पर, इसलिए। अगला प्रश्न, आटाकामा मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, वेनेजुएला में स्थित यह सूक्ष्म मरुस्थल है या विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रेट भंडार पाया जाता है यहाँ पर। तो आटाकामा डेजर्ट में आप याद रखेंगे यहाँ पर नाइट्रेट की मात्रा हमें बहुत मिलती है, लेकिन आटाकामा जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि अब वो आपका साउथ अमेरिका में ही है। ठीक है, ये वेनेजुएला में लेकिन नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में है लेकिन वेनेजुएला में नहीं है। चिली और कहां पर है? पेरू में है। अभी मैंने आपको बताया था नाइट्रेट पेरू में मिलता है, तब मैंने आपको बताया था नाइट्रेट की मात्रा हमें पेरू और चिली में बहुत मिलती है। तो यहां पर आपका ये तो सही है, ये गलत है क्योंकि चिली और पेरू में होगा। तो यहां पर क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है? क्लास ध्यान दीजिएगा, कभी कभी मैं भी इसको सही को ध्यान नहीं देती हूँ, गलत पढ़ती हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलो, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर जो यहां पर है आपका वो है केवल, एक मिनट इरेजर चाहिए मुझे, हाँ, यहां पर केवल 2 जो है वो आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यहां पर देख लीजिए बी आपका सही उत्तर है। और ये आटाकामा डेजर्ट आपको दिख रहा है, इधर आपको पेरू दिख रहा है कोस्टल इसमें, और इधर चिली दिख रहा है। ठीक है, ये अटाकामा डेजर्ट है, इधर नाइट्रेट मिलता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इधर आपको ये अमेजोन रिवर दिख रहा है ना, अमेजोन की बात अभी हमने की थी। ठीक है, अमेजन की या अमेजोन कुछ भी बोलिए आप, जो आपको मन करे। तो यहां पर और यहां पर आप याद रखेंगे इसी के अगल बगल जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो कौन से फॉरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं? उनको हम सेल्वास कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, 12वां प्रश्न, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह के ऊपर भारी हो जाती है, पानी की सतह के ऊपर हल्की हो जाती है, पानी के बाहर आकर स्थिरता खो बैठती है, या फिर पानी से बाहर आकर उसने द्रव्यमान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर बताइए, जब आप कुएं से पानी को खींचते हैं तो आप एक चीज महसूस करते होंगे कि जब पानी वाली जो बाल्टी है वो पानी के ऊपर आती है तो बाल्टी भारी महसूस होने लगती है, हल्की नहीं। वो लगने लगता है कि अब बाल्टी में जो पानी है उसका वेट बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया? क्योंकि जब वो पानी के अंदर रहती है तो जहां पर वो रहती है उस जगह का वो पानी को डिस्प्लेस कर देती है और एक तरीके का प्रेशर के कारण हमें लगता है बहुत इजीली पानी ऊपर आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो पानी के ऊपर आ जाती है उसका वेट जो है वो भारी लगने लगता है। तो ये क्या है? बिकम हैवियर अबव द वाटर सरफेस। ये चीज क्लियर है ना? तो यहां पर याद रखिएगा, पानी की सतह के ऊपर आने के बाद वो हमें भारी प्रतीत होने लगती है। यहां पर व्याख्या में अगर आप देखेंगे तो देखिए, पानी में बाल्टी कुछ हल्की प्रतीत होती है या आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होती है। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्लास, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनिक डोरी पर रखकर खींचने से उसमें ऊर्जा संचित होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हम लोग ने बचपन में गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब भी कोई चीज स्पीड में है, जैसे हमने बॉल को ऊपर फेंक दिया, अब जब बॉल ऊपर जा रही है तो उस समय उसमें कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और जब बॉल को हम फेंक रहे थे, मतलब अभी फेंके नहीं है, हाथ में है, बस ताकत लगा रहे, एनर्जी लगा रहे, बस फेंकने वाले हैं, तो उस समय उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जैसे ही मोशन में आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर क्या बोला गया है? अभी धनुष को ऐसे खींचा गया है, छोड़ा नहीं गया है, तो जब खींचा गया है तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जैसे ही उसको छोड़ दिया जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? क्षितिज ऊर्जा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, बी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं।
चलिए क्लास, अब हम इस प्रश्न को देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर की बात की गई है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है देखते हैं हम। यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर आपका कब आया है? 1992 में, ठीक है। बायोडायवर्सिटी एक्ट की बात करेंगे तो ये 2002 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। ये आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बार बार पूछा जा रहा है। तो यहां पर अब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें पता चलेगा, सबसे पहले हमें 3 मिलेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, ठीक है। लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, 1972 का समय है। फिर उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर होगा और फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट, और उसके बाद लास्ट में आपका है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 3, 4, 1, 2 आपका सही उत्तर है। क्लास एक चीज और याद रखिएगा, हम लोग जैव विविधता की अगर हम बात करते हैं तो जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे हम किस दिन मनाते हैं? तो वो हम 22 मई को मनाते हैं। ये भी आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। इस 15th क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती है। 16th प्रश्न को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पिच कितना होगा ये उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है साउंड की। जनरली द पिच ऑफ मैन वॉइस इज हाइयर देन दैट ऑफ द विमेन वॉइस। जो आदमियों की पिच होती है वो औरतों की पिच से ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी हम ध्वनि के तारत्व की बात करते हैं तो वो उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है, ये बिल्कुल सही है। पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लेकिन जो पुरुष है उनकी ध्वनि का जो तारत्व होता है वो स्त्रियों की अपेक्षा अधिक नहीं, कम होता है। आपने सुना होगा ना, कई औरतों की आवाज ऐसी होती है जो चुभती है। क्यों चुभती है? क्योंकि उनकी पिच बहुत ज्यादा होती है। तो हम लोग कहते हैं थोड़ा धीमे बोलिए। वैसे तो मेरी भी पिच तेज है, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं थोड़ा धीमे बोलो। अब पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, वॉइस थोड़ी खुल जाती है और तेज बोलने की आदत हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? बी आपका सही नहीं है, ठीक है। औरतों की पिच ज्यादा होती है, याद रखिएगा, वॉइस की। तो बी सही है। अगला हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं उन्हें हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो नेचर में आपके स्पॉन्टेनियसली डिसइंटीग्रेट करते हैं और एमिट करते हैं इनविजिबल रेस को। इसी वजह से रेडियो एक्टिविटी होती है ना। फिर दिया है मैडम क्यूरी ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है बताइए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे मैडम क्यूरी नहीं, बैकरेल की बात हम करते हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक, ठीक है। तो ए आपका सही उत्तर है। यहां पर आप लोग देख लीजिए, ए सही उत्तर है। 1896 में बैकरेल ने सर्वप्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया था, ना कि मैडम क्यूरी ने। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न, यहां पर फॉसिल्स की बात की गई है और डेड प्लांट की बात की गई है। फॉसिल और डेड प्लांट के बारे में अगर हमें डिटरमाइन करना है कि इनकी एज क्या है तो हम किस मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं? तो हाफ लाइफ से, कार्बन डेटिंग से, काउंटिंग द रिंग्स बाय ऑब्जर्विंग। अब देखिए, किसी पेड़ को अभी तुरंत काटा गया है तो वहां पर हम जो रिंग है, जैसे कोई पेड़ है उसको अभी काटा गया है, देखिए यहाँ पर पेड़ है उसको काटा गया है, तो यहाँ पे जो रिंग्स होती है उसके थ्रू हम थोड़ा एज को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे फॉसिल्स की बात की गई है, बहुत एकदम डेड प्लांट की बात की गई है, देखिए मृत पेड़ की बात की गई है। तो हो सकता है वो काफी पुराना पेड़ का डंडी वंडी कुछ बचा हो। तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करेंगे। आसान प्रश्न है ये, सॉरी, यहां पर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम फॉसिल्स की एज को डिटरमाइन करने के लिए। अगला प्रश्न, राज्यों में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनका गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इससे संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 280 में दिए गए हैं। देखिए, अगर हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं तो उसके बारे में
आर्टिकल 280 में दिया है। लेकिन स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करेंगे तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल जो है वो लोकल गवर्नमेंट में है, ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है, जैसे पंचायत में और म्युनिसिपैलिटी में। तो यहां पर वो 280 आर्टिकल के अंदर नहीं आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। वो आपका किसके अंडर, 243 आर्टिकल आई के अंदर और वाई के अंदर आता है, पंचायत के लिए और म्युनिसिपैलिटी के लिए। तो यहां पर याद रखिएगा, आपसे बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो 280 में नहीं है, ये गलत है। पहला आपका सही है, इसका गठन राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। तो बी आपका इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हम यहां पर देख लीजिए एक बार क्लास, इसको हम देखिए। यहां पर आपसे क्या बोला गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। अच्छा, सही नहीं है, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रावधान 280 में दिए गए हैं, खाली यही तो सही नहीं है, पहला वाला तो आपका सही है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर इसको आप लोग सही कर लीजिए, बी आपका हो जाएगा। देखिए अगर भारतीय संविधान में हम देखें अनुच्छेद 243I और 243Y में, ठीक है, आयोग का गठन किया जाता है, जो कि आपका राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्षों के लिए। किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। आई की बात करेंगे तो ये पंचायत से रिलेटेड है, यहाँ पे वाई में हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। दूसरा ही स्टेटमेंट आपका गलत था और पूछा गया था कि कौन सा गलत स्टेटमेंट है। परमाणु बम में ऊर्जा का स्रोत क्या है, विखंडन, संलयन, परिवर्तन या फिर यहां पे दिया गया पश्चुरीकरण। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम बात करेंगे सन की, सूर्य की, तो सूर्य में क्या होता है, सूर्य में संलयन होता है, फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी क्या होता है, फ्यूजन होता है, संलयन होता है। न्यूक्लियर बम की बात करेंगे, एटॉमिक बम की बात करेंगे तो यहां पर फिजन होता है, विखंडन होता है, ठीक है। तो यहां पर आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना क्लास, ए आपका विखंडन होता है यहां पर। चलिए अगला प्रश्न, 21वां प्रश्न हम देखें। 21वां प्रश्न देखिए, किसी ठोस पदार्थ का द्रव में बदले बिना सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। यहां पर क्या बोला गया है, जो ठोस पदार्थ है वो सीधे वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। अगर हम एक बर्फ ले जो कि ठोस है, ठीक है, वो धीमे धीमे जब उसको हीट मिलेगी तो वो पानी में मेल्ट होगी। अब पानी को गर्म करेंगे तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा, तो वो दूसरा प्रोसेस है। मतलब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हुआ। लेकिन यहां पर बोला जा रहा है जो सॉलिड है वो डायरेक्टली आपके वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। घर में आप लोग ने कपूर देखा होगा, मंदिर में जो मम्मी लोग कपूर यूज करती हैं, वो कहती नहीं है कि कपूर का ढक्कन ढंग से बंद करो नहीं तो उड़ जाएगा कपूर, तो सॉलिड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो यहां पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। डी जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है, 21वें का डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 22वां प्रश्न, when common salt is added to the water, the boiling point and the freezing point of water में क्या बदलाव आता है। जब हम नमक पानी में ऐड करते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, या फिर पहले बढ़ता है फिर घटता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब भी नमक ऐड किया जाता है तो पहले जो बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट होता है पानी का वो आपका बढ़ता है और बाद में कुछ समय बाद वो घटना शुरू हो जाता है। तो डी सही उत्तर होगा यहां पर। चलिए अब अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया गया है यहाँ पर, अब हम 23वें क्वेश्चन को देखते हैं। 23rd क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या दिया गया है, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहायता करती है। तो सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, प्रोटीन, स्टार्च, वसा या फिर फाइबर। तो मैंने पहले के क्लासेस में भी आपको बताया है, जब हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करेंगे, सलाइवा की बात करेंगे, तो इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम टाइलिन होता है। ये किसके डाइजेशन में मदद करता है, स्टार्च के डाइजेशन में। बी आपका सही उत्तर होगा। जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है,
लेकिन माउथ में आपका स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है। प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और शायद आपकी परीक्षा में एक बार ये प्रश्न बना भी था कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। नहीं, प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो स्टमक से स्टार्ट होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है टाइलिन के बारे में, ठीक है। ये एक एंजाइम होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। अगला प्रश्न क्लास अब हम देखते हैं 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न क्या दिया है? कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, वन इज स्टेटमेंट ए एंड अदर इज अ रीजन, ठीक है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स ऑक्सीजन टू सर्वाइव। दूसरा आपको दिया गया है इट हेल्प इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस। तो आपको बताना है एजर्शन रीजन आपका सही है कि गलत है। तो आप सभी को पता है प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या कार्बनिक भोज्य पदार्थ के विघटन में सहायता करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये मदद करता है और इसी के थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और हमें एनर्जी मिलती है। तो यहां पर दोनों ही आपके बिल्कुल सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं 25वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पूछा गया है। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? स्टमक दिया है, लिवर दिया है, किडनी दिया है, पेनक्रियाज दिया है। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है यकृत, लिवर, ठीक है। बी सही उत्तर है। यहां पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं लिवर से रिलेटेड। जैसे जो बाइल जूस है, बाइल जूस, इसका प्रोडक्शन कहां होता है अगर कभी पूछेगा तो लिवर में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, ये याद रखिएगा। देखिए ऊपर की तरफ ये देखिए, यह पित्त का स्राव करता है, सिक्रीट कहां से होता है? लिवर से। और बाइल जूस स्टोर कहां पर होता है? गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ओनली कंज्यूम प्लांट्स एज अ फूड, ह्यूमंस आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो बताइए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो खाली प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, खाली पौधों को, ठीक है। क्या दिया गया है? पौधों को खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। मनुष्य एक विषमपोषी जीव है। तो जब भी हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉपिक की, तो यहां पर ये प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। हाँ, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो ह्यूमन जो है वो विषमपोषी है, हेटेरोट्रॉपिक है। तो ये आपका सही है। इसमें कौन सा सही है बोला गया है, तो आपका कौन सा सही है? केवल दो, पहला आपका गलत है, ठीक है। ठीक है क्लास, तो देखते हैं, केवल दो आपका सही है, बी। विषमपोषी जीव ऐसे जीव होते हैं जो खाद्य पदार्थ के लिए या तो पौधों का या तो अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं। मनुष्य की बात हम करें तो ये विषमपोषी परपोषी जीव होते हैं क्योंकि वह पेड़ पौधे एवं अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये चीज क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा ऐसे हम बात करते हैं ओमनीवोरस की, ठीक है, कार्निवोरस की, ठीक है, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, और बात करते हैं किसकी? बताइए, हर्बीवोरस की, ठीक है, हर्बीवोरस। तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, ठीक है, मांसाहारी जो मांस पे डिपेंड कर रहे हैं, और सर्वाहारी जो मांस और पेड़ पौधे सबको खाते हैं। ये चीज तो आपको पता होगी। अच्छा, जो प्लांट्स है हमारे, अगर हम पेड़ पौधों की बात करेंगे तो वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स में ह्यूमंस नहीं आते हैं, ये पता है ना। प्रोड्यूसर्स में खाली आपके पादप आते हैं क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन को बनाते हैं। हम लोग प्रोड्यूसर्स नहीं हैं, हम लोग प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, हम लोग एनिमल्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, ठीक है, हम लोग अपने भोजन को खुद नहीं बनाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कभी दे दे ह्यूमंस आर प्रोड्यूसर्स, तो नहीं, ह्यूमंस आर नॉट प्रोड्यूसर्स। प्लांट्स जो होते हैं जो सूर्य की किरणों के माध्यम से अपने भोजन को खुद बना रहे हैं, वही आपके प्रोड्यूसर्स में आते हैं और सब कंज्यूमर्स में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न, The study of the nature symptoms and the cause of the disease is called, कहां पर हम जाते हैं बताइए,
किस तरीके के डिजीज है, क्या लक्षण है रोगों का, इसका अध्ययन कहाँ होता है बताइए। दिया है पैरासिटोलॉजी में, ऑस्टियोलॉजी में, पैथोलॉजी में या आर्किनोलॉजी में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है पैथ लैब, पैथ लैब में जाकर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, ठीक है, वहां से पता लगता है ब्लड टेस्ट के माध्यम से और भी टेस्ट के माध्यम से कि कौन से डिजीज है, कौन से डिजीज नहीं है। यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, ये सब पैथ लैब में आप भेजते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, द प्रोटीन दैट हेल्प इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग बाय फॉर्मिंग अ क्लॉट, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, किस प्रोटीन की हेल्प से, ठीक है, जो क्लॉट बन जाता है, क्लॉट जैसे हाथ कटा तो क्लॉट बन गया, तो किसकी हेल्प से, हिस्टोन की वजह से, साइटोक्रोम की वजह से, ग्लोबिन की वजह से या थ्रोम्बिन की वजह से। तो ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पर जो प्रोटीन हेल्प करता है क्लॉटिंग के लिए, क्लॉट बनाने के लिए, उस प्रोटीन का नाम है थ्रोम्बिन, याद रखिएगा। डी आपका सही उत्तर है। तो क्लास देखिए ये सब साइंस के प्रश्न है, तो हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए थ्रोम्बिन जो है या प्रोटीन चोट लगने पर रुधिर का थक्का बनाकर क्लॉट बनाता है, थक्का बना देता है क्लॉट, ठीक है। हिस्टोन की बात हम करेंगे तो या न्यूक्लियोप्रोटीन है जो आनुवांशिक लक्षण के विकास एवं वसांगति का नियंत्रण करता है। और ग्लोबिन की बात करेंगे या रुधिर में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन का संवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ग्लोबिन याद रखिएगा किसमें प्रेजेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन के रूप में ये ऑक्सीजन का संवहन करता है, ब्लड में प्रेजेंट होता है। साइटोक्रोम की अगर हम बात करेंगे या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला प्रोटीन है जो श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता करता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई तो परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपका बन सकता है यहां से। अगला देख लीजिए क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। आयोडीन की अधिकता से घेंगा या गलगंड नामक रोग होता है। फास्फोरस हड्डियों के विकास में सहायता करता है। कैल्शियम विटामिन के साथ हड्डियों तथा दांतों का दृढ़ता प्रदान करता है, को दृढ़ता प्रदान करता है। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण में सहायता करता है। तो बताइए अगर हम देखें, आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है, डॉक्टर्स कहते हैं ना कि आयरन इंटेक बढ़ाइए, चुकंदर खाइए, हाँ, साग खाइए जिसमें से आपको आयरन मिले तो हीमोग्लोबिन आपका बढ़ेगा। कैल्शियम विटामिन के साथ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन्स को और दांतों को। तो कैल्शियम खाते हो तभी तो हड्डियां मजबूत होती है बचपन से, तो बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, हाँ, जब आप देखेंगे कैल्शियम की गोलियां तो उसमें लिखा रहता है कैल्शियम विद फॉस्फोरस एंड विटामिन डी, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। एक्सेसिव आयोडीन कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर, ये गलत है। जो घेंगा रोग यहाँ पर होता है गले में, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड आपकी स्वेल कर जाती है वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो अधिकता से नहीं, कमी से, तो ए आपका सही उत्तर है क्योंकि पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों में इसलिए बोला जाता है ना आयोडीन युक्त नमक उनको खिलाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है बोला गया है, ठीक है। तो बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हैजा दिया है, फिर गलसुआ दिया है, फिर डिप्थीरिया दिया है और फिर टिटनेस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा नहीं होगा बताइए। तो यहाँ पर आपका गलसुआ जो है वो नहीं होगा, ये बैक्टीरियल डिजीज नहीं है, याद रखिएगा। डिजीज से रिलेटेड आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखी है, अगर गलसुआ रोग की बात हम करते हैं तो इसका जो वायरस है ये वायरस के थ्रू होता है ना कि बैक्टीरिया के थ्रू, और मम्स वायरस की वजह से ये रोग होता है, ठीक है, जिसमें जो लार ग्रंथि होती है वो आपकी प्रभावित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 31वां प्रश्न, पारिस्थितिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसके अंतर्गत केवल जीव जंतुओं और के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत सजीव, निर्जीव तथा ऊर्जा घटक सम्मिलित होते हैं। देखिए क्लास, जब भी हम बात करते हैं इकोलॉजी की, इकोसिस्टम की हम बात करते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि इकोलॉजी या इकोसिस्टम, इकोलॉजी मतलब हम
इकोसिस्टम की स्टडी कर रहे हैं तो उस स्टडी को हम इकोलॉजी कहेंगे। इकोसिस्टम क्या है, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसमें आपके जैविक अजैविक घटक दोनों होते हैं, ठीक है, दोनों होना जरूरी है, ये चीज ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट दोनों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर खाली अबायोटिक कंपोनेंट होगा, अजैविक घटक होगा तो हम उसको इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। अगर खाली जैविक घटक होगा तब भी हम उसे इकोसिस्टम नहीं कहेंगे। यहाँ पर जैविक अजैविक घटक दोनों होना आवश्यक है और इनके बीच में एक अंतःक्रिया भी होना आवश्यक है, ठीक है। ये जैसे आप समझिए, अगर मैं एक मुट्ठी नमक लूं या एक मुट्ठी चीनी ले लिया मैंने, एक मुट्ठी चीनी में कुछ चींटियां आ गई, मेरी मुट्ठी है उसमें चीनी रखी हुई है, उसको कुछ चींटियां खा रही हैं, तो ये भी आपका एक इकोसिस्टम छोटा सा बन जाएगा। कैसे, जो चीनी है वो आपका अजैविक घटक है, अबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें कोई जीवन नहीं है, और जो चींटी उसको खा रही है वो एक जैविक घटक है जिसके अंदर जीवन है, और दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, और चींटियां आई जा रही है तो एक इंटरेक्शन होना शुरू हो गया, तो ये एक इकोसिस्टम आपका बन गया। इसी तरीके से अगर हम कहें हमारी पृथ्वी एक इकोसिस्टम है तो आप कहेंगे हाँ इकोसिस्टम है, हमारी पृथ्वी पर जैविक अजैविक घटक दोनों हैं। तो यहाँ पर क्लास एक चीज समझने वाली होती है, वो ये है इकोसिस्टम छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम की साइज, ठीक है, बस जैविक अजैविक घटक का होना बहुत ही आवश्यक है, ये याद रखिएगा, ठीक है, और एनर्जी का एक्सचेंज होना भी। तो इसमें लिखा गया है इसके अंतर्गत केवल जीव जंतु के आपसी संबंधों का अध्ययन है, केवल जीव जंतु की बात कर दी है, तो इन्होंने खाली जैविक घटक की बात कर दी है, अजैविक घटक की बात नहीं की है, इस वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। देखिए जब ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा होता ना, तो हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट इसको टिक लगा के आ जाते, क्योंकि लग भी रहा है हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे जीवन की बात कर रहे हैं, तो क्या गलती है, लेकिन गलती यही है कि यहाँ पे अजैविक और जैविक दोनों होना चाहिए। तो ये छोटी सी चीज है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे दिया रहता जीव जंतु और उनके सराउंडिंग से इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, अजैविक घटकों से, तब ये सही होता। दूसरे में देखिए पूरा दिया है सजीव निर्जीव की भी बात कर दिया है और ऊर्जा घटक की भी बात कर दिया है, तो ये आपका सही है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो केवल 2, ठीक है, बी आपका सही है। देख लीजिए यहाँ पर जो चीज मैंने आपको बताई है क्लास, उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनेंगे तो आपका गलती हो जाएगी, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 32वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। देखिए पॉल्यूटेंट जो है वो बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, अनअपघटीय होगा और अपघटीय होगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे किचन से जो वेस्ट निकल रहे हैं, फल की सब्जी मतलब सॉरी फल के छिलके, ठीक है, सब्जियों के छिलके, चावल, ये सब, तो ये क्या है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है जो एक समय बाद सड़ के खत्म हो जाएंगे, ये याद रखिएगा। और कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो जल्दी खत्म नहीं होते, जिनका डिग्रेडेशन इतनी आसानी से नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक। बार बार कहा जाता है प्लास्टिक का यूज मत करिए मत करिए, क्यों मना किया जाता है, इसी वजह से क्योंकि ये हमारे एनवायरमेंट में काफी लंबे समय तक सस्टेन करते हैं और इतनी जल्दी इनका डिग्रेडेशन नहीं होता है। तो यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर हम देखें इस अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की बात की गई है, तो अगर हम घरेलू मल की बात करेंगे तो ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। यहां पर करिए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसको करिए इज नॉट, ठीक है, इज नॉट, ठीक है, इसको नॉट कर लीजिए, तब आपका आंसर ए हो जाएगा, तब ये प्रश्न सही कहलाएगा। क्योंकि इसमें अगर हम देखें मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, ठीक है, ये सब जो है वो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएंगे, और अगर इसमें हम सबसे ज्यादा नुकसानदायक देखेंगे तो ये आर्सेनिक और मरकरी है। तो इसको कर लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो डोमेस्टिक सेवेज, ठीक है, ये आपके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उसको सही कर लीजिएगा क्लास, थोड़ा सा गलती था। यहां पर देखिए ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह क्षोभ मंडल में पाई जाती है, बताइए। अभी हमने डिस्कस किया है कि जो ओजोन लेयर है, थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था ना, वो क्षोभ मंडल में नहीं समताप मंडल में पाई जाती है, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में ये प्रेजेंट होती है।
दूसरा देखें, यह परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 100% मात्रा अवशोषित कर देती है। लिखा है जो यूवी रेस आती हैं उनको पूरी तरीके से ये क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, एब्जॉर्ब कर जाती है। अगर हम देखें तो लिखा है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो सूर्य की किरणें, यूवी रेस हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगी ही नहीं। ये अगर हमारी पृथ्वी है, ये हमारा अर्थ है, तो इस पे तो तब एक भी यूवी रेज नहीं पहुंचेगी अगर ओजोन लेयर सबको ट्रैप कर देगी या एब्जॉर्ब कर देगी तो ना। तो यूवी रेज, सन की किरणें हमारे तक पहुंचती है ना, तो इसका मतलब जो 100% वाली बात कही गई है वो आपकी गलत है, तो इसको काट दीजिए। और ये भी आपका गलत है। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, नीदर वन नॉर टू, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखिएगा क्लास। ये चीज क्लियर है क्लास। चलिए अब यहां पर देखिए, आपसे जो परीक्षा में 1-2 पॉइंट ओजोन से रिलेटेड पूछ लेता है, वो क्या है, मैं खट से रिवाइज करा दूं आपको। सबसे पहले आप ओजोन की जब बात करेंगे तो ओजोन किस लेयर में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फीयर में। पता है आप लोगों को, समताप मंडल में। ओजोन किन किरणों को रोकता है पृथ्वी पर आने से, यूवी रेस को। ठीक है, फिर ओजोन को मेजर हम किस में करते हैं, डॉप्सन में। यूनिट क्या है, डॉप्सन है यूनिट। ठीक है, ओजोन डे कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। ओजोन से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, मॉन्ट्रियल और किगाली अमेंडमेंट। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987 में। इंप्लीमेंट कब हुआ, 1989 में। किगाली अमेंडमेंट कब आया था, 2016 में। इंप्लीमेंट कब हुआ, 2019 में। ये पता है। ठीक है, ओजोन को हम 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक बैड ओजोन और एक गुड ओजोन। गुड ओजोन जो है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, समताप मंडल में प्रेजेंट होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, बैड ओजोन कौन सा है, जो क्षोभ मंडल में प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट होता है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, द्वितीयक प्रदूषक की तरह ये काम करता है। ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका बैड ओजोन कहलाएगा जब ये ट्रोपोस्फियर में, क्षोभ मंडल में होगा। समताप मंडल में है तो ये गुड ओजोन कहलाएगा। तो ये सारे फैक्ट्स आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कहां से, रेफ्रिजरेटर से निकलता है। 34, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और दूसरा कारण। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है, सफोकेटिंग गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। यह सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देती है। ये क्या बोला गया है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की, उसको कम कर देती है। अभी हमने देखा ना, हीमोग्लोबिन का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में कैरी करना। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए आपको, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को बॉडी के सारे अंगों तक। इसीलिए बोला जाता है ना कि आप मेडिटेशन करिए, आप ब्रीदिंग करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी बॉडी और एनर्जेटिक महसूस करेगी, उसको ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये चीज क्लियर, ये चीज सही है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंट में इसकी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। दोनों ही बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कथन ए, यहां पे देखिए, कथन तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है कथन। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्लास हम देखते हैं 35वां। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन और कारण। ऊर्जा का पिरामिड उल्टा तथा सीधा दोनों बनता है। एक स्तर से दूसरी स्तर में पहुंचने पर कुछ ऊर्जा का उष्मा में के रूप में ह्रास हो जाता है। बोला गया है एनर्जी पिरामिड जो है वो हमेशा आपका अपराइट और इन्वर्टेड होता है। और दूसरा बोला गया है सम एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट मूविंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। अब देखिए, ऊर्जा के पिरामिड की जब भी हम बात करेंगे तो वो हमेशा आपका अपराइट होता है।
ठीक है, कभी भी ऊर्जा का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, जो एनर्जी है जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे मूव करते हैं तो वो आपकी रिड्यूस होती है, ये बिल्कुल सही है। खाली 10% एनर्जी जो है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, बल्कि जो 90% एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो ए इज इनकरेक्ट, आर इज करेक्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर हम देख लेते हैं, डी सही हो जाएगा। अब देखिए क्लास जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड की, तो हम तीन तरीके के पिरामिड की बात करते हैं इन्वायरमेंट में। एक आपका पिरामिड ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है। एक आपका होता है बायोमास, पिरामिड ऑफ बायोमास, और तीसरा आपका होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है वो आपका अपराइट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास भी जो है वो सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, लेकिन पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा सीधी होती है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, यहां पर आपके सब ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ये ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ठीक है। यहां पर प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है। आपका यहां पे हम प्राथमिक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, द्वितीयक उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर्स हैं ऊपर। तो यहां पर जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो सन से प्राप्त करते हैं वो प्लांट्स करते हैं। अगर हम मान के चले ये 1000 कैलोरीज एनर्जी गेन कर रहे हैं, कितना? 1000 कैलोरी एनर्जी जो है वो प्लांट्स के पास है, तो खाली 10% एनर्जी ही जो है वो आपके दूसरे लेवल में ट्रांसफर होगी। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, फिर दूसरे लेवल में खाली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है, फिर खाली 10%। 90% एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो इसी वजह से एनर्जी पिरामिड आपका हमेशा अपराइट होता है। ये चीज दिमाग में रखिएगा क्लास। जितनी एनर्जी प्लांट्स को मिल रही है उतने की खाली 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी। जितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम की जा रही उसकी खाली 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास जाएगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो ये आपका सीधा उल्टा दोनों हो सकता है, ठीक है। जब हम किसी ग्रासलैंड में बात करेंगे तो यहां पर आपका जो पिरामिड है वो सीधा होगा। कैसे सीधा होगा? देखिए, जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो बहुत ढेर सारे हैं, बहुत ढेर सारे ग्रासेस हैं, प्लांट्स हैं जो खुद अपना भोजन बना रहे हैं, तो बहुत ढेर सारे नंबर में हैं, तो ये ज्यादा बड़ा है। फिर इसके बाद जो इनको खा रहे हैं, जैसे ग्रास होपर्स की बात अगर हम करें तो वो ग्रासेस के कंपैरिजन में कम नंबर में है। ग्रास होपर्स को खाने वाले जो मेढक हैं, फ्रॉक्स हैं, वो उससे भी कम नंबर में है। फ्रॉग को खाने वाले जो सांप है वो उससे भी कम नंबर में है, ठीक है। सांप को खाने वाली जो ईगल है वो उससे भी कम नंबर में है। तो ये नंबर घटता जा रहा है, इसीलिए ग्रासलैंड में ये जो पिरामिड है नंबर्स का वो आपका अपराइट होता है। लेकिन अगर हम एक्वेटिक उसमें देखें, जलीय पारितंत्र में अगर हम देखें क्लास, तो उसमें क्या होगा? उसमें आप सोचिए, या फिर हम देखें जलीय पारितंत्र मत देखिए, आप देखिए एक पेड़ को मैं लेती हूं। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर कहीं पर भी जैविक और अजैविक दोनों घटक हैं तो वो आपका एक इकोसिस्टम बन जाएगा। अब हम एक सिंगल प्लांट को ले रहे हैं, इसको एक इकोसिस्टम की तरह देख रहे हैं। तो यहां पर देखिए पेड़ कितना है, प्रोड्यूसर कितना है, 1 नंबर में है, तो यहां पर ये छोटा है। फिर इसमें रहने वाली गिलहरी कितनी है? 10 गिलहरी है, ठीक है। 10 गिलहरी को खाने के लिए बहुत ढेर सारी चिड़िया आती, 50 चिड़िया आती हैं, तो ये डाउनवर्ड पिरामिड हो गया। तो इसी पे डिपेंड करता है अपराइट या डाउनवर्ड। ऐसे ही बायोमास जो हम ड्राई मास की बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी में कुछ लिक्विड भी है, अगर इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर दिया जाए, अब जो मास बचा है, मतलब बॉडी में जो लिक्विड है उसको हम एकदम हटा दें और जो मास बचा हुआ है अब उसको हम बायोमास कहते हैं। ये चीज क्लियर होगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहां पर हमने सारी चीजों को डिस्कस कर लिया। अगर किसी को कोई भी डाउट हुआ होगा क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन में एरर था, वो मैंने क्लास में ही आपसे सही करवा दिया है, उसके लिए आप लोग नहीं परेशान होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और प्रश्नों के साथ।
तब तक कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे। और क्या करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान देंगे तो अच्छे से पढ़ पाएंगे। पानी ज्यादा पीजिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए। मेडिटेशन करना है तो थोड़ा सा योगा वोगा भी कर सकते हैं आप। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए 10 मिनट और अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, सफलता मिलेगी। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपको भी अपना पेपर करना है, लेकिन मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ेंगे तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास में किसी टॉपिक में डाउट हुआ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए क्लास, अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद क्लास, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।